यूट्यूब चैनल में। ये बहुपद का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में बहुपद के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, हम कैसे बहुपद को पहचानेंगे। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुपद में सबसे पहले अगर हमें बहुपद पढ़ना है तो बहुपद पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो नॉर्मली चर कहा जाता है, जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और एक कांस्टेंट होता है जिसे हम अचर कहते हैं। इनकी जानकारी सबसे पहले हमें रखना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है कि चर होते क्या है, अचर होते क्या है। पहले चलिए हम चर के बारे में बात करते हैं। जिसका मान, आप देखिए इसका डिफिनीसन अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे बोलिए, जिसका मान ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। चर जो होता है हमेशा अक्षर से प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी, जैसे आप उसको ABCD में लिखा रहेगा, देखिएगा ABCD में डिनोट किया जाता है, ये इस रूप में भी रह सकता है। तो इसी तरह से आपको चर जो होंगे प्रदर्शित होते हैं। हमेशा ये जो होता है ना, वैरी करता है, इसका जो मान होता है वो हमेशा वैरी करता है, अलग अलग होते हैं। जैसे आप कभी देखिएगा तो x का जो वैल्यूएशन होता है कभी 2 होता है, कभी 1 होता है, कभी 5 होता है, ये इस तरह के होते रहते हैं। हम ये डिफिनिट फिक्स नहीं होता है कि x का मान हमेशा 2 ही रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा, ये अलग अलग होते हैं। तो इसको कहा जाता है चर। अगर आपको ऐसे याद रखना है कि चर होता है क्या, कैसे पहचानेंगे कि चर है, तब भाई ये आपको याद रखना है कि अल्फ़ाबेट वाले जो भी अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना, ABCD वाले जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे चर राशि कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बात आता है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट या इसको हम अचर राशि कहते हैं। आप इसको डिफिनीसन याद रखना है, डिफिनीसन अगर जानना है तो आप इसको डिफिनीसन भी लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। दूसरा आता है कांस्टेंट, तो भाई जिन राशियों के मान नहीं बदलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका राशि का मान बदलता रहता है, हमेशा वेरी करते रहता है, लेकिन इसका जो होता है हमेशा मान स्थिर रहता है, जो समान रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, उसे हम अचर राशि कहते हैं, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको हमेशा इनको याद रखना है। जैसे अगर हम आपको कोई अंक कहते हैं, जैसे अंक मान लीजिए हम 4 कहते हैं, 3 कहते हैं, तो ये 4 और 3 कभी बदलते नहीं है। कहीं भी अगर जब 4 होता है तो उसका मतलब 4 ही है, कहीं 3 है तो उसका मतलब 3 ही है। तो ये हमेशा वैरी नहीं करते हैं, ये हमेशा बदलते नहीं है। जबकि XY जो होते हैं क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो जो बदल जाते हैं उसे हम चर कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं, जो अंक में रहते हैं, जैसे 4, 3, 2 इस तरह के रूप में रहते हैं, तो उसे हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो इनको पहले जानना बहुत ज़रूरी है, आपको इनको जान के ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जो मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल, इनका जिक्र करते हैं। हिंदी में इसको बहुपद कहा जाता है। अगर आपको इसका डिफिनीसन याद रखना है कि बहुपद क्या होता है, तब भाई आप ऐसे बोल सकते हैं कि चर और अचर या चर के गुणांक या ऋणोत्तम घातांक में जोड़ या घटाव के गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम हमेशा बहुपद कहते हैं। यानी सीधा सा आप बताइएगा कि चर और अचर जो होते हैं किसी रूप में रह सकते हैं, जोड़ के रूप में, भाग के, गुणा के रूप में, जिस रूप में रहेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहा जाता है। आप इसका दूसरा डिफिनेशन निकालना है तो दूसरा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि वो बहुत सारे पद को भी बहुपद कहा जाता है। ऐसे भी जहाँ तक डिफिनेशन अगर आपको न याद रहे तो ऐसे भी बोल दीजिएगा, चलेगा। तो आपको हमेशा याद रखना बहुपद जो होते हैं किस रूप में रहते हैं, तो a + a1x इस रूप में आपको कहाँ तक रहते हैं, तो an(x) के पावर n के रूप तक में रहते हैं। ये सारे को हम बहुपद कहते हैं। मेन आता है कि हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड बहुपद, हम कैसे पहचानेंगे। तो आप देखिए बहुपद जो है पहचानना, सिर्फ आपको 3 बातें याद रखिए, बाकी बात आप आराम से इसको बहुपद जब भी आपको आएगा तो आप बहुपद आसानी से छांट सकते हैं या बता सकते हैं। देखिए आपको बिहार बोर्ड में हमेशा या किसी बोर्ड के एग्जाम में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बहुपद को पहचाने, निम्न में से बहुपद बताइए। तो आपको बहुपद हमेशा याद रखना कि बहुपद हम फाइंड करेंगे तो उसमें 3 बातें आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई चर राशि हमेशा रूट में न रहे, बटा में न रहे और माइनस में न रहे। बाकी बात जितने भी होते हैं सारे बहुपद कहलाते हैं, सारे बहुपद कहलाएंगे। हाँ, वहीं पर कांस्टेंट यानी अचर राशि अगर रूट में, बटा में या कुछ में रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई चर यानी XY जो होते हैं, अगर वो कोई सिर्फ माइनस में
रूट में या बटा में रहेंगे तो वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएंगे। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल जैसे देके अगर बताएं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लिखते हैं x प्लस एक्स के पावर माइनस के 1, तो देखिए ये जो है इसमें चर के ऊपर में है वो माइनस में है, तो जब भी आपको याद रखिएगा माइनस में रूट में और बटा में यानी p/q यानी इस रूप में रहेगा तो वो हमेशा जो होंगे चर कभी भी बहुपद नहीं कहलाएंगे। बाकी बात आपको किसी भी रूप में आप लिख दीजिएगा वो सारे बहुपद कहलाएंगे। जैसे इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि ये बहुपद है, नहीं है, रीजन अगर बताइएगा तो चर के ऊपर माइनस है, याद रखिए चर के ऊपर अगर माइनस रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और एग्जाम्पल हम आपको लेके बताएं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लिखते हैं x² प्लस के 4 रूट x प्लस के 3, तो ये भी चर राशि नहीं है क्योंकि इसके ऊपर में रूट आ गया, तो रूट अगर आ गया तो वो भी चर राशि नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि चर राशि जो होते हैं वे राशि होते हैं जो जिस चर राशि चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि बहुपद जो होंगे 3 चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में ना होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे x प्लस 1/x लिख देंगे, तो ये जो है x जो चर राशि हमेशा बटा में आ गया, ये बटा में आ रहा है, तो बटा में ये देखिए ये वाला इस रूप में ना होना चाहिए, बटा में ना होना चाहिए, इस रूप में यानी किसी चर के ऊपर में माइनस ना आना चाहिए रूट में स्क्वायर में, और किसी भी चर के ऊपर में रूट ना आना चाहिए। अगर ये 3 रूप नहीं है बाकी बात सारे जो होंगे वो बहुपद कहलाएंगे। आपको ये 3 बातें याद रखना है कि चर राशि, ये देखिए x चर राशि आपको जैसी बोले जिस तरह से बोले तो आपको हमेशा समझना है कि वे राशि जो हमेशा बदलते रहते हैं, x के जगह कुछ भी हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, तो ये रूट में ना होना चाहिए, माइनस में इसका पावर ना होना चाहिए और बटा में ये नहीं होना चाहिए। बस बाकी बात आपके सारे बहुपद होंगे, ये 3 नहीं होना चाहिए, बाकी बात सारे बहुपद कहलाएंगे। तो आपके बहुपद आप आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि बहुपद कोई है या नहीं है। चलिए हम आगे जिक्र कर लेते हैं। बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। आपको 3 बातें हमेशा रखना है कि बटा में ना होना चाहिए, रूट में ना होना चाहिए और माइनस में इसका पावर नहीं होना चाहिए, बाकी बात सारे बहुपद कहलाएंगे। आगे जिक्र करते हैं अगला पॉइंट पर कि कोफिशिएंट यानी गुणांक किसे कहते हैं, गुणज भी आपसे पूछ लिया जाता है। गुणज क्या होता है, देखिए आपको एकदम ये बहुत आसान होता है गुणज। जैसे हम जैसे हम कोई लिख लेते हैं कि एग्जांपल 4x² प्लस के 2x माइनस के 2, तो इसमें अगर आपको कहेगा कि मान लीजिए x² का गुणज कह देगा, कोफिशिएंट इसका बोल देगा कि इसका x² का गुणज बताइए, तो आप x² जिसके साथ देखिए आप x² ऐसे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप x² को ही बंद कर लीजिए अपने उंगली से, इसके बगल में आपको जो दिखेगा सिर्फ x² को बंद करिए, बाकी बात जो दिखेगा, जैसे हमको 4 दिख रहा है तो इसका कोफिशिएंट हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि x का गुणज बताइए क्या है, तो x के साथ कौन है, 2 है, तो इसका गुणज हो गया। तो जो उसके साथ ही रहते हैं वो सारे गुणज कहलाते हैं, बहुपद के प्रत्येक पद के एक गुणज या गुणांक कोफिशिएंट कहलाते हैं, आपको याद रह जाएगा। हम एक और एग्जांपल आपको लेके समझाएं, जैसे मान लीजिए 6x³ प्लस के 4x² माइनस के 2x प्लस के 1, इस तरह से आपको दे दिया। हम आपसे पूछ लिए कि x³ का गुणज बताइए, तो x³ किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ, तो ये इसका गुणज हो गया। आपसे कहे कि x² का गुणज बताइए, तो हमेशा 4 हो जाएगा, x का हमेशा नहीं 4 यहाँ हो जाएगा। x का गुणज पूछिए तो भाई माइनस के 2 हो जाएगा। देखिए इसके साथ चिन्ह भी आपको हमेशा दिमाग में सेट करना है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। आप आसानी से ये पॉइंट बनाते जाइएगा, एक नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे कि आपको बहुपद पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ये बात पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद भी आपको और बहुत सारे पार्ट मिलेंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाते जाना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, बहुपद चिन्ह आ गया होगा। हम आगे चलते हैं दूसरा पार्ट पे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसको एक मानक रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो एक सही फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो सही होते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए सपोज दैट जैसे ये अगर हम आपको एग्जांपल देखें, ये जैसे 6x³ प्लस के 4x² माइनस के 2x प्लस 1, ये आप देख रहे हैं तो ये एक मानक रूप में लिखा गया है। मानक रूप मतलब आपको एक आरोही क्रम आप पढ़े होंगे, हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस रूप में अगर कोई चीज़ लिखा रहता है तो वो सही
होता है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर पावर में 3, फिर पावर में 2, तब यहाँ पर पावर में 1 और पावर में 0 है। तो भाई ये इस एक रूप में लिखा हुआ है ना, एक सही क्रम में लिखा गया, तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का मानक रूप। मानक रूप आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेके हम आपको समझा दे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट लिखा रहे 4x प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 1। क्या ये मानक रूप में है? आप अगर देखिएगा तो इसके पावर में कुछ नहीं था 1, यहाँ पावर में कुछ नहीं था 0, यहाँ पर पावर 2, तो ये 1 है 2 है तब 0 है, तो ये सही नहीं लग रहा है। या तो होना चाहिए पहले, न तो ये असेंडिंग में नहीं तो डिसेंडिंग में है। अगर हमें इसे लिखना सही क्रम में अगर लिखे तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 1। देखिए इसमें अगर हम इसको सही क्रम में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, या तो आरोही क्रम में सजा दीजिए या तो अवरोही क्रम में सजा दीजिए, तब जाके ये सही फॉर्म कहलाएंगे। तो यही इसका होता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत रहे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहे, तो सबसे पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, तब उसके बाद उसको सॉल्व करना है, नहीं तो आपको ये गलत हो जा सकता है। जैसे ज़्यादातर आप जैसे डिवाइड में कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस के 2x, हमें है ना, इसको डिवाइड करने के लिए कह दिया जाता है 2 प्लस x स्क्वायर से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम डिवाइड कैसे करें। तो भाई इसका मानक रूप इसको लिख दीजिए, आप इसको बदल दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, तब इसको डिवाइड करिए, आराम से ये कट जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिएगा कि इसको मानक रूप में ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के ही सॉल्व करें, नहीं तो आपको ये कभी भी गलत होते जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि बहुपद का मानक रूप लिख के तब इसके बाद किसी भी चीज़ को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको आगे ये समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, हम आगे चलते हैं। चलिए आगे बात आता है बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हम लोगों को ये हमेशा 9th 8th में हमेशा सिखाया जाता है, ये आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता होगा कि भाई बहुपद को दो आधार पे, एक होता है पदों के आधार पे, टर्म्स के आधार पे, और एक होता है घात के आधार पे। आपको ये बातें आपको हमेशा याद रखना है कि कोई पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कितने आधार पे बांटा जाता है, तो 2 आधार, पहले पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल करेंगे। अब पहला आता है, हम भाई पदों के आधार पे नहीं, घात के आधार पे हम आपको जिक्र कर लेते हैं। पहला है घात के आधार पे, कि घात के आधार पे हम कैसे इसको वर्गीकृत करेंगे। चलिए घात के आधार पे अगर आप देखिएगा तो ये घात के आधार पे तो भाई बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना यहाँ 3 तरह के होते हैं भाई। पहला होता है लीनियर, जिसको आप लोग रैखिक बहुपद कहा जाता है। दूसरा होता है द्विघात, तीसरा होता है त्रिघात, ऐसे चतुर्थ घात, पंचम घात, बहुत सारे तरह के घात आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ अभी ज़्यादा नहीं देखना है, हमें 3 ही पढ़ना है, घात के आधार पर 3 पढ़ना है। पहला कि रैखिक घात, रैखिक बहुपद इसको बोल सकते हैं, दूसरा कहा जाता है द्विघात, और तीसरा कहा जाता है त्रिघात। अब इनको एक एक करके जिक्र करते हैं। रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, आपको सीधा सा ऐसा लिखिएगा कि वे बहुपद होते हैं जिसके पावर में कुछ नहीं तो 1 हो। जैसे अगर हम यही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x प्लस के 2, अगर आप 4x प्लस 2 लिखते हैं तो इसके पावर में कुछ नहीं है, तो यहाँ देखिए x के पावर में यहाँ जब भी कुछ नहीं है तो होता है तो वो 1 होता है। तो किसी भी बहुपद का पावर 1 यानी 1 घात होता है, अधिकतम घात 1 होते हैं, तो उनको कहा जाता है रैखिक बहुपद। देखिएगा यहाँ पर अगर हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि जैसे मान लिया कि 4x प्लस 2 एक बहुपद है, इस बहुपद के चर x का घात 1 है। हम आपको पहले बताएं, जैसे यहाँ पर 1 दिख रहा है कि इसका घात जो है 1 है, अतः इस बहुपद को एक घात वाला बहुपद कहा जाता है। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि इसी का नाम एक घातीय भी होता है और रैखिक भी हो जाता है। कब? जब घात 1 हो, अतः घात 1 वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आपको और एग्जांपल जैसे समझा दें, जैसे मान लीजिए 6x स्क्वायर प्लस के 4, अगर आप देखिएगा 6x स्क्वायर प्लस के 4, तो यहाँ पर घात जो है 2 हो गए, तो हम इसको रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। हाँ, वहीं पर अगर हम 6x प्लस के 4 लिख लेते तो इसके पावर में अधिकतम घात 1 होते हैं, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे मान लीजिए हम 6x -1 लिख दे तो इस पर भी पावर 1 है, हम लिख देते हैं x + 1,
इस पर भी पावर 1 है, तो ये सारे हम लिख देते हैं x-1, तो इस पर भी पावर 1 है। तो जिसके भी घात के ऊपर 1 हो या घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। आपको आसान याद रख लेना है। चलिए हम आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद आसान है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं दूसरा पे। रैखिक घात हो गया, हम आगे चलते हैं। रैखिक घात के बाद द्विघात किसको कहते हैं, तो द्विघात के बारे में हमको जिक्र कर लेते हैं। हम आपको पढ़ लेते हैं ये लाइन कि बीजीय व्यंजक किस रूप में होगा, x² प्लस के bx प्लस c बराबर 0, जहाँ की a नॉट इज इक्वल टू 0 इस रूप में होगा, या जिसके घात अधिकतम क्या होंगे भाई 2, जिसके अधिकतम घात जो होंगे वो कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो वो सारे कहलाएंगे द्विघातीय या द्विघाती बहुपद कहलाएंगे। अच्छा, इसका अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई इससे अगर मान लीजिए रैखिक बहुपद का कहेगा कि व्यापक रूप लिखिए, व्यापक मतलब इस रूप में हम लिख सकते हैं, तब भाई इसका हो जाएगा ax प्लस के b बराबर में कुछ नहीं 0। तो ये इसके क्या होते हैं, व्यापक रूप होते हैं, व्यापक रूप होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको बोल सकते हो, व्यापक रूप होते हैं, इस रूप में लिखा रहता है। जबकि द्विघात का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ की हमेशा याद रखना है कि a के जगह पर 0 नहीं हो सकता है। a के जगह पर 0 होगा तो द्विघात नहीं है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4x² माइनस के 2x प्लस के 1, इस तरह से लिख लिए। अगर मान लीजिए तो यहाँ पर जैसे देखिएगा, जिसके साथ x² के साथ हमेशा a होता है, x के साथ हमेशा b होता है, और ये जो बच गया वो c कहलाता है। तो ये एक वास्तविक संख्या होता है, a b c एक वास्तविक संख्या होता है। अगर हम मान लीजिए a के जगह पर 0 लिख देंगे तो ये तो द्विघात होएगा नहीं। यहाँ पर अगर हम 0 बैठा देते तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो द्विघात नहीं बचा, एक घात बचा है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि a के बराबर 0 कभी नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम सपोज जैसे हम लिखते हैं 4x² प्लस के 2x प्लस के 1, ये लिख दिए, तो ये हमेशा देखिए इसके घात पर अधिकतम घात कितने हैं भाई 2 है, तो जिसके अधिकतम घात 2 होते हैं उसे द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। हमेशा याद रखना कि a के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो जाके द्विघात कहलाएंगे। और एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं x² प्लस के 7x प्लस के 12। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी अधिकतम घात कितने हैं भाई 2 है। तो अधिकतम घात अगर 2 होंगे, जिसका अधिकतम घात 2 होंगे उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। या आप ऐसे भी बोलिए कि जिसका व्यंजक रूप किस फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, तो उसको भी द्विघाती बहुपद कहलाएगा, या द्विघाती समीकरण द्विघाती बहुपद कहलाएगा, या द्विघाती बहुपद कहते हैं। चलिए अब आता है त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो त्रिघाती बहुपद आप आसानी से याद रखिए कि जिन 3 घात वाले, जिस पर 3 घात, अधिकतम घात कितने होंगे 3 घात होंगे, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात क्या होंगे भाई 3 होंगे, तो उसको कहा जाता है त्रिघाती बहुपद। जैसे अगर हम आपसे लिख दें एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें इसका, चलिए इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना चाहे जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं x³ प्लस के 6x² प्लस के 11x प्लस माइनस के 6 या प्लस के 6, जो भी अगर हम इस फॉर्म में लिखते थे, इसके अधिकतम घात कितने हो गए 3 हो गए। तो अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। जिसके भी अधिकतम घात 3 हो जाएंगे वो सारे त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। आपको याद रह जाएगा आसानी से। जिसके घात 1 होंगे उसे रैखिक घात या एक घातीय, जिसके घात 2 होंगे अधिकतम तो उसको द्विघातीय या द्विघाती कहेंगे, और जिसके घात अधिकतम 3 होंगे उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। आसान से आपको याद हो गया होगा। और एक बात और याद रखना है, देखिए इसी में हम लोगों को बहुपद में पढ़ना है शून्यक। शून्यक वो होते हैं जिसको रखने पर सारा मान 0 के बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए x+1 है, शून्यक क्या होता है आपको ये भी जिक्र कर देते हैं। ऐसे हम आगे के पार्ट में हम आपको बताएंगे कि भाई शून्यक क्या होता है। जैसे मान लीजिए x+1 बराबर कुछ नहीं तो 0, तो हम यहाँ से अगर इसका बोले कि x के जगह पर ऐसा मान रखेंगे जो 0 के बराबर आ जाए, तो वही उसका शून्यक होता है। जैसे इसका शून्यक अगर बात बोले तो रैखिक बहुपद के शून्यक जो होते हैं, हमेशा याद रखिएगा रैखिक बहुपद के कितने अधिकतम शून्यक होते हैं 1। द्विघातीय का होता है अधिकतम शून्यक जो होता है वो 2 होते हैं। और त्रिघाती का बहुपद का अगर पूछे कि शून्यक कितने होते हैं, अधिकतम 3 होते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि भाई, आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे कि भाई एक रैखिक बहुपद क्या होता है। तो वे बहुपद जिसके घात अधिकतम क्या हो 1 हो उसे घातीय कहा जाता है, या रैखिक बहुपद उसी को कहते हैं। उसका फॉर्म क्या होगा व्यापक रूप, यानी किस रूप में लिखा जाएगा, तो ax प्लस b के रूप में लिखा जाएगा।
जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। द्विघाती बहुपद क्या होगा, तो भाई द्विघाती वे बहुपद होते हैं जिसके जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दी लिखे जाते हैं, जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0 या अधिकतम घात 2 होगा तो उसको द्विघाती कहा जाता है। इसमें शून्यकों की संख्या जो होता है हमेशा 2 होता है। एक रैखिक बहुपद में 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में अधिकतम शून्यक जो होते हैं 3 होते हैं, तो 3 घात वाले त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। और इसका रूप जो होता है वो कैसा होता है, तो इस रूप लिखा जाता है, व्यापक रूप जो होता है x³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d बराबर 0 के इस रूप में होना चाहिए, जहाँ कि a नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो इसको कहा जाता है त्रिघात बहुपद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। घात के आधार पे ही हम लोगों को, ऐसे घात के आधार पे तो और बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें 3 पढ़ना है तो हम तीनों आपको बता दिए हैं, आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मान लीजिए अब एक बार हम फिर बता दें, जैसे 4x प्लस के 2 अगर ये पूछे तो भाई इसके अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसे एक घाती कहा जाता है। और इसके शून्यक जो होंगे कितने होंगे, 1 होते हैं। इसके शून्यक क्या होते हैं भाई, 1। जैसे इसका शून्यक अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए 4x है तो ये 2 को उधर ले जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा माइनस के 2/4। ये हो गया इसका एक शून्यक। इसको अगर आप x के जगह पर पुट कर लेते हैं तो ये जो हो जाएगा इसको काट लीजिएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 4 इंटू माइनस के 2/4 प्लस के 2 है। अगर आप करिएगा तो 4 से 4 कंप्लीट खत्म हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 2 ये भी खत्म हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो भाई इसके शून्यक जो होंगे हमेशा याद रखिएगा, एक घाती के 1 शून्यक होते हैं जो कि हम इस तरह से गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। फिर उसी तरह से द्विघात का भी आप शून्यक निकाल सकते हैं, त्रिघात का भी शून्यक निकाल सकते हैं। तो आपको इसी तरह से शून्यक जो होंगे हम आपको बता ही दिए हैं। पहला एक घाती के 1, द्विघाती के 2 और त्रिघाती के 3 शून्यक होते हैं। चलिए हम आगे जल्दी से जिक्र करते हैं। सेकेंड जो होता है, बहुपद को पदों के आधार पे बांटा जाता है, टर्म्स के आधार पे बांटा जाता है, जो 3 तरह के होते हैं। जैसे ऐसे नॉर्मली तो भाई 4 पद होते हैं, चतुर्थ पदीय होता है, पंचम पदीय, लेकिन बहुत सारे होते हैं। हमें पढ़ना है 3, तो हमें 3 जानना है। पहला भाई आता है कि भाई फर्स्ट नंबर आता है कि एक पदी क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि एक पद वाले को एक पदी बहुपद कहते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जैसे आप मान लीजिए सपोज जैसे हम लोग बोलते हैं 3, बोल देते हैं x², बोल देते हैं 3x। देखिए इसमें एक ही टर्म्स आ रहे हैं ना, तो जिसमें एक ही टर्म्स आ रहे हैं, जिसमें प्लस माइनस नहीं लिखा रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं 3x² प्लस के 2x, तो इसमें देखिए 2 टर्म्स आ गया, तो ये तो द्विपदी हो गए। तो हमें एक पदी आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए देखिए 1 है, यहाँ पर 3 है, तो भाई इसमें एक ही पद है, यहाँ पर x है तो एक ही पद है, x² है एक ही पद है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि जिस एक पद वाले को हमेशा एक पदी कहते हैं। अगर डिफिनेशन अच्छा से लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख लीजिए, नहीं तो वे बहुपद जिसमें पद जो होते हैं एक होते हैं उसे कहा जाता है एक पदी। जैसे हम आपको एग्जांपल बता दिए, आप आराम से आसानी से इसको नोट्स बना लीजिए। जैसे हम बोलते हैं 4x, तो ये एक ही पद है तो इसको एक पदी कहेंगे। हम यहीं पर लिखते हैं 4x + 1, तो इसमें 2 टर्म्स आ जाते हैं, इसमें 2 टर्म्स आ जाते हैं तो द्विपदी हो जाता है। लेकिन हमें एक पदी समझना है, तो आपको एक पदी आई होप समझ में आ गया होगा कि जिसमें एक पद होते हैं उसे एक पदी कहते हैं। अब आता है नंबर दूसरा जो आता है कि द्विपदी क्या होता है। तो जिसमें 2 पद होते हैं भाई, जिसमें 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, जैसे मान लीजिए x + 2, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद है, तो इसमें 2 पद अधिकतम है, तो इसलिए द्विपदी कहा जाएगा। जैसे माइनस के मान लीजिए 5x² प्लस के 2, तो इसको कहा जाएगा द्विपदी। अब अच्छा एक बात इसमें और बता दीजिए, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर माइनस में, तो बहुत बच्चा ये कर लेता है कि बहुपद, इसको पूछा जाता है बहुपद है, तो बहुत बच्चा कहता है नहीं है। लेकिन आपको हम बताएं कि ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट, यानी कोई भी अगर नंबर के साथ अगर माइनस रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट रहेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए, तो द्विपदी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम मान लीजिए 4x + के 2 लिख लेते हैं, तो इसमें देखिए 2 टर्म्स है, तो 2 पद, इसको द्विपदी कहा जाएगा। तो जिसमें 2 पद होंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर एक टर्म्स ये है और दूसरा टर्म्स ये है, तो इसको द्विपदी कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें एक पद ये -5 है और यहाँ पर x है, तो इसको द्विपदी कहेंगे। इसमें देख लीजिए, तो एक पद यहाँ पर x है और दूसरा पद 2 है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा द्विपदी। तो जिसके बीच में देखिए ना प्लस के चिन्ह हो, 2 गो अंक हो, उसके बीच में प्लस माइनस को या कोई भी चिन्ह होगा तो उसे द्विपदी कहेंगे। आप आए समझ में आ गया होगा, आसान है। आपको आगे चलते हैं नंबर तीसरा पे, त्रिपदी क्या होता है।
तो त्रिपदी उसी तरह से जिसमें 3 पद होंगे उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। ट्रायोनोमियल, बायोनोमियल और मोनोमियल, ये आपको इंग्लिश में बोला जाता है। आपको बच्चे से नॉर्मली हम लोगों को पढ़ाया जाता है। त्रिपदी क्या होता है, जैसे जिसमें 3 टर्म्स होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल आपको जैसे एग्जाम्पल बोले तो जैसे मान लीजिए 4x² प्लस के 2x प्लस के 1, तो इसमें देखिए 3 टर्म्स आ गए। तो भाई जिसमें 3 पद होंगे उसको त्रिपदी कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए x² प्लस के x माइनस 1, तो इसमें भी देख लीजिए 3 पद आ गया, तो इसको त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। एक और लास्ट होता है जो इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, जीरो नॉन पॉलिनोमियल। एक शून्य बहुपद होता है, आपको याद रखना है, शून्य बहुपद, नॉन जीरोज, अचर बहुपद को घात का शून्य। जैसे हम आपसे पूछ लिया जाता है और नॉर्मली यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 4 कहेगा क्या ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद है, इसको शून्य बहुपद कहा जाता है। देखिए किसी भी अगर कांस्टेंट नंबर रहता है तो उस कांस्टेंट नंबर यानी अचर नंबर के ऊपर में कुछ भी पावर नहीं रहता तो हमेशा जीरो होता है, इसलिए इसको शून्य बहुपद कहा जाता है। आपसे जैसे ज़्यादातर बच्चे जैसे मान लीजिए आपको कह देता 4 क्या ये बहुपद है, तो हाँ ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है, इसको शून्य बहुपद कहते हैं। जिसके भी जैसे 5 है तो इसके कुछ नहीं, तो 0 है तो इसके ऊपर में इस 0 है, तो इसलिए इसको शून्य बहुपद कहते हैं। आपको याद हो गया, नॉन जीरोज, अचर बहुपद के घात शून्य होती है, इसलिए इसको नॉन जीरोज या शून्यतर या क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। और आज के लिए यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको आगे कंटेंट मिलते जाएगा। इसी में आपको एक क्या करना है, एक प्यारा सा नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने से ये होता है कि फिर हम जब अगले क्लास में यानी आगे चीज़ें अगर पढ़ते हैं तो वो आसानी से हमें समझ में आ जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।